गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। ठीक है। पिछले वीडियो में मैं विराम चिन्ह के 12 प्रकारों के बारे में बताई थी। विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं, यानी विराम चिन्ह में कितने चिन्ह आते हैं। तो विराम चिन्ह के अंतर्गत मैं 12 चिन्हों को लिखवाई थी। ठीक है। तो 12 चिन्ह में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? तो 12 चिन्ह में हम 8वें नंबर तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो 8वां नंबर, और आज हम क्या पढ़ेंगे? 9वां नंबर। तो 9वां नंबर विराम चिन्ह हमारा क्या है? कोष्टक चिन्ह है। कौन सा है? कोष्टक चिन्ह है। तो आज हम कोष्टक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो कोष्टक चिन्ह किसे कहते हैं? तो कोष्टक चिन्ह किसे कहते हैं, यानी उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द या किसी पद को, जो कोई भी शब्द होता है या कोई भी पद होता है, उसका अर्थ प्रकट करने के लिए, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या दूसरे रूप में उसका अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या बोर्ड पर लिख भी चुकी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कोष्टक चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रैकेट कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, सभी लोग ब्रैकेट के जानते हैं। किंतु हिंदी में क्या कोष्टक चिन्ह उतने लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं जानते हैं कि कोष्टक को क्या कहा जाता है? ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल कोष्टक का कैसे होता है? तो सिंबल ऐसे होता है। तो ये है सिंबल किसका है? ब्रैकेट, यानी कोष्टक चिन्ह का। तो आज हम इसी का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, देखिए इसका डिफिनेशन है कि किसी पद या शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, अभी मैं बताई थी कि किसी भी शब्द हो या कोई भी पद हो, उसका अर्थ प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या उसका दूसरा रूप दर्शाने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या उसका दूसरा रूप दर्शाने के लिए, यानी बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बहुत से शब्द होते हैं कि उसके बहुत ही अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। तो वही दूसरा रूप हुआ। ठीक है। अब देखिए, जैसे में क्या, यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है समझाने के लिए आप लोगों को कि कल एक विदेशी। तो एक यहाँ पे विदेशी किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर विदेशी जो शब्द है, इसका अर्थ प्रकट करने के लिए यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो विदेशी मतलब क्या होता है? दूसरे देश का रहने वाला, यानी दूसरे देश के रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ प्रकट करने के लिए देखिए यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो कहीं भी किसी भी शब्द का या किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या उसका दूसरा रूप दर्शाने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ? तो देखिए वाक्य क्या है? कल एक विदेशी यहाँ आया था। तो फिर यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि विदेशी किसे कहते हैं। तो इसका अगर अर्थ प्रकट किया जाएगा बताने के लिए यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम बीच में कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा है वाक्य, राष्ट्रपिता का सभी सम्मान करते हैं। राष्ट्रपिता का सभी सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, यानी आदर से उन्हें स्वीकार करते हैं या देखते हैं या मानते हैं, आदरणीय उनको मानते हैं। तो किन्हें? राष्ट्रपिता को। ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपिता, तो यहाँ पर सवाल उठेगा, यानी प्रश्न उठेगा किसी के दिमाग में, जो व्यक्ति नहीं जानता होगा उसके, कि राष्ट्रपिता यानी यहाँ पर जिसका सम्मान किया जा रहा है या राष्ट्रपिता का, ये है कौन? तो यहाँ पर अर्थ प्रकट, यानी राष्ट्रपिता का यहाँ पर अर्थ प्रकट करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी गांधी जी। तो राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? गांधी जी को कहते हैं। तो यहाँ पर ये राष्ट्रपिता जो शब्द है, इसका अर्थ प्रकट करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट चिन्ह का प्रयोग करके यहाँ पर इसका अर्थ लिखा गया है। ठीक है। का सभी सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ब्रैकेट का प्रयोग कब किया जाता है। तो ब्रैकेट का प्रयोग यानी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? किसी भी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ?
या दूसरा उसका अर्थ दर्शाने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका डिफिनेशन भी लिख चुकी हूँ। अगर दिमाग से अभी उतर जाता है, जैसे मान लीजिए अभी तो समझ गए, अगर 2 दिन 3 दिन तक दिमाग में रहता है, अगर उससे ज़्यादा दिमाग में नहीं रह पाता है तो क्या करेंगे, अगर हम फेयर कॉपी में इसको नोट कर लेते हैं तो 10 दिन 15 दिन या 1 महीना, मतलब अनलिमिटेड हो जाएगा वो। जब मर्जी तब हम अपने कॉपी को खोलकर इसका डिफिनेशन याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ समझ जाए तो उसको बस किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ को समझाने के लिए, वो अपने आप खुद ब खुद समझ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको बीती हुई बातें, यानी पहले जो टीचर से पढ़ा रहता है वो देखते ही वो समझ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना पड़ता है, बस रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आप क्या कीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विवरण चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये लिख लीजिए आप। तो ये हमारा 9वां नंबर क्या है, कोष्टक चिन्ह है। अब 10वां नंबर जो हमारा रहेगा, चिन्ह रहेगा, यानी विराम चिन्ह रहेगा, वो कौन सा रहेगा, विवरण चिन्ह रहेगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, विवरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। मिटाऊं? अगर जो भी स्टूडेंट हो या कोई भी हो, अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 10वां नंबर हमारा क्या रहेगा, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चिन्ह। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, क्लोन विथ डैश। क्लोन विथ डैश। क्लोन विथ डैश। ठीक है, अब इसका सिंबल कैसे रहेगा, ऐसे। इस सिंबल का भी जानकारी सबको रहता ही है, का प्रयोग। तो इसका डिफिनेशन होगा, जल्दी फटाफट मेरे साथों साथ लिखते चलिए। किसी अंश का विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कब किया जाता है इसका प्रयोग, विवरण चिन्ह यानी क्लोन विथ डैश का प्रयोग कब किया जाता है, तो किसी भी अंश का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? अभी आप सभी को नहीं समझ में आया होगा, किंतु
अगर मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख दूंगी तो समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे वचन वचन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर इसका अंश लिखना होगा, यहाँ पर इसका अंश लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका अंश क्या होगा? देखिए, इसका अंश होगा एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। बहुवचन। तो यहाँ पर वचन दो प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वचन दो प्रकार के होते हैं, तो इसके अंश कितने हुए? दो। तो यहाँ पर अंशों के बारे में लिखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, दूसरा नंबर मैं लिख देती हूँ। जैसे मैं भाषा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है? इसके अंश के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर भाषा के दो भेद होते हैं, तो इसका अंश क्या है? तो इसके अंश के बारे में, इसका अंश क्या है? भेद है। तो कितने हैं? दो हैं। तो यहाँ पर अब इसका हम अंश के बारे में लिखेंगे तो कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित और लिखित। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर विवरण बताया गया। यहाँ पर कौन सा है? इसके अंश के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जब भी कभी भी किसी, देखिए, कभी किसी अंश का विवरण देने के लिए, कभी भी विवरण, यहाँ पे विवरण कह रही हूँ, कभी भी यानी क्लोन विथ डैश यानी विवरण चिन्ह का प्रयोग कभी भी कब किया जाता है? किस स्थिति में किया जाता है? तो अंश का विवरण देने के लिए, अंश का विवरण देने के लिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अंश क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि वचन के भेद, तो भेद क्या है? अंश है। यहाँ पर भाषा के भेद, तो भेद क्या है? यहाँ पर अंश है। तो यहाँ पर भेदों के बाद जैसे मौखिक, लिखित, ये क्या हुए? अंश हुए। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन क्या हुए? अंश हुए। तो कभी भी अंश को बताने के लिए, ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम 11 नंबर जो हमारा चिन्ह है उसको हम पढ़ेंगे। अभी तक हम कितने चिन्हों को पढ़ लिए हैं? 10 चिन्हों को मैंने 10 चिन्हों को पढ़ा दिया है। ठीक है, हम सभी 10 चिन्हों को अभी तक पढ़ चुके हैं। अब कौन सा चिन्ह पढ़ना है? 11 नंबर। तो 11 नंबर कौन सा चिन्ह है? 11 नंबर है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड
कॉमा, क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह को हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, एक ऊपर से और फिर यहाँ पर एक ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे। तो ये जो होता है ये दो तरह के होते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा दो तरह के होते हैं, एक एकहरी और दूसरा दोहरी होता है। तो ये दोहरी है और यहाँ पर एक एकहरी होता है, यानी देखिए एक ऐसे बनाएंगे और फिर एक ऐसे, एक ऊपर की तरफ रहेगा, एक नीचे की तरफ रहेगा। तो हम इन दोनों चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे का प्रयोग। अब यहाँ पर उद्धरण चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं, उद्धरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी उदाहरण चिन्ह भी कहते हैं इसको। उदाहरण चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, अभी मैं बताई हूं। इकहरा, कौन सा, इकहरा उदाहरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ऐसे होता है, अभी बताई ना, ये ऐसे। तो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। का प्रयोग। तो वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में आए किसी लेखक कवि पर जोर देने के लिए इस चिन्ह का बीच में आए किसी लेखक कवि पर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कवि पर, कवि पुस्तक, ओ सॉरी, कवि पुस्तक के नाम, पुस्तक के नाम अथवा किसी विशेष शब्द या वाक्यांश पर जोर देने के लिए
इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे में हम देख लेते हैं। जैसे विनय पत्रिका, तो ये क्या है? विनय पत्रिका क्या है? ये कोई पत्रिका का नाम है। विनय पत्रिका अखबार का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉमा यहाँ पर देंगे। कौन सा चिन्ह? उद्धरण चिन्ह देंगे। ठीक है, तो विनय पत्रिका पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास अब देखिए यहाँ पर क्या है? नाम है, यानी लेखक का नाम है। कौन है? ये कवि है, यानी कवि का ये नाम है तुलसीदास का। तो नाम के ऊपर हम जोर देने के लिए यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह हुआ? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर क्या है? विनय पत्रिका यानी पत्रिका का नाम है, तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आदि, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है? इकहरी, क्या लिखा है? इकहरा उद्धरण चिन्ह। क्या है? इकहरा उद्धरण चिन्ह, और एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये दोनों सिंबल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, या इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में अगर हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके बीच में आए किसी लेखक, कवि, पुस्तक, यानी किसी पुस्तक का नाम, किसी लेखक का नाम या कवि का नाम। तो यहाँ पर कवि का नाम यहाँ पर बीच में है, ये तुलसीदास है। ये क्या है? किसी पत्रिका का नाम है, विनय पत्रिका। तो अगर ऐसा कोई शब्द आता है तो वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेखक, कवि, पुस्तक के नाम अथवा किसी विशेष शब्द या वाक्यांश पर जोर देने के लिए अगर कोई विशेष शब्द भी बीच में आता है वहां पर भी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जोर देने के लिए। ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि दोहरा जो उद्धरण चिन्ह है इसके बारे में हम समझ लें। अगर जो भी बच्चा नहीं लिख पाया होगा तो वो बच्चे क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद से इसको अच्छी तरह से बाद में लिख सकते हैं। तो जो बच्चे लिख लिए हैं, अगर नहीं लिख पाए हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और वो क्या डेली वीडियो को देखते हैं या लाइव क्लास करते हैं। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर वो क्या करेंगे? वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए इसको क्लीन करती हूँ बोर्ड को, ताकि मैं दोहरे उद्धरण चिन्ह को बता सकूं। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं कि वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, तो स्किप करके अगर चले जाएंगे तो उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो अच्छी तरह से अगर समझना है
किसी भी पढ़ाई को अच्छी तरह से समझना है, किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है, तो वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। अगर स्किप करके जाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह से समझने के लिए। कौन सा पढ़ेंगे हम? दोहरा। दोहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। ये सिंबल है। ठीक है, का प्रयोग। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वक्ता। वक्ता। वक्ता द्वारा। वक्ता द्वारा बोले गए। बोले गए अथवा लेखक द्वारा लेखक द्वारा लेखक द्वारा लिखे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने राम से कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। श्याम ने राम से कहा। श्याम ने राम से कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है? वक्ता द्वारा, यानी वक्ता किसे कहते हैं? जो कहता है वो क्या होता है? वक्ता होता है। तो वक्ता द्वारा बोले गए अथवा लेखक द्वारा लिखे गए, यानी लिखित भाषा का प्रयोग कोई अगर आदमी करता है या मौखिक भाषा का प्रयोग करता है कोई भी व्यक्ति, तो देखिए यहाँ पर बोले गए यानी मौखिक, लेखक द्वारा लिखे गए यानी लिखित, कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए,
यानी बोले गए कथन को ज्यों का त्यों यानी जैसे ही, मतलब जैसा का तैसा ही लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो श्याम ने राम से कहा, श्याम ने राम से कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब एक और वाक्य लिख देती हूं। शास्त्री जी ने कहा ठीक है, जय जवान जय किसान, जय किसान। जय जवान जय किसान किसने कहा, तो शास्त्री जी ने कहा। तो यहाँ पर मतलब वक्ता द्वारा या लेखक द्वारा कहे गए या लिखे गए कथन को ज्यों का त्यों प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है, उद्धरण यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहीं पर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ताकि और एक चिन्ह हमारा रह गया है हमारे टॉपिक में, आज के टॉपिक में एक और चिन्ह रह गया है, लाघव चिन्ह। तो चलिए हम लाघव चिन्ह को फटाफट समझ लेते हैं। तो इसको अगर मैं जल्दी जल्दी अगर फटाफट समझाना चाहती हूँ, तो उसके लिए अगर आप रेडी रहेंगे तभी तो इसको नोट कर लीजिए, तभी तो जल्दी से इसको क्लास को खत्म कर दिए किया जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं बोर्ड को क्लीन करूँ। अब बस एक चिन्ह और रह गया है, उसी चिन्ह को हम पढ़ेंगे और हमारा क्लास आज यहीं पे समाप्त होगा। तो 12वां नंबर हमारा चिन्ह रहेगा लाघव चिन्ह। कौन सा, लाघव चिन्ह। सिंबल कैसा रहता है, ये का प्रयोग, ये जीरो की तरह बना रहता है। इसका सिंबल, लाघव चिन्ह का सिंबल कैसा होता है, जीरो की तरह होता है। ठीक है, तो किस स्थिति में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द को पूरा न लिखकर संक्षेप में लिखना हो। किसमें लिखना हो, संक्षेप में लिखना हो। तो स्थिति क्या है, किसी भी शब्द को पूरा न लिखकर संक्षेप में यानी छोटे रूप में इसको लिखा जाए, अगर लिखना पड़े तो वहां पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूंगी
तो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे, अच्छा अरे ओ यही लाघव चिन्ह है, इसका तो प्रयोग मैं हर समय करता था, एड्रेस लिखने में तो ज्यादातर करता था। तो यही मतलब लाघव चिन्ह को अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखती हूँ, फटाफट क्या करेंगे सभी लोग, बच्चे कहेंगे हाँ ये तो मैं जानता था, हाँ ये तो मैं जानता था। देखिए यहाँ पर जैसे राम कुमार, राम कुमार प्रसाद, या कुशवाहा कुछ भी लिख सकते हैं, कुशवाहा, राम कुमार कुशवाहा, राम कुमार कुशवाहा। तो ये क्या है, फुल नेम है, ये क्या है, फुल नेम है। तो इसको हम संक्षेप में कैसे लिखेंगे, यानी इसका छोटा रूप कैसे बनाएंगे, राम कुमार को क्या करेंगे, कु लिखकर लाघव चिन्ह हम यहाँ पर कर देंगे, ये इस चिन्ह को प्रयोग कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कुमार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुमार। तो कभी भी किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो राम कुमार यहाँ पर कर देंगे कुशवाहा, कुशवाहा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब हम एड्रेस लिखते हैं तो ग्राम प्लस पोस्ट इस तरह करते हैं ना, तो इसको संक्षेप में कैसे करेंगे, ग्राम को ऐसे ग्रा और लाघव चिन्ह प्लस पो लाघव चिन्ह, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम प्लस पोस्ट, यानी ग्राम पोस्ट। जैसे ग्राम मान लीजिए कि क्या हो गया, गोपीपतियां, पोस्ट क्या हो गया, नदियां। तो यहाँ पर हम एड्रेस में इसका प्रयोग करते हैं ना, तो कभी भी छोटे रूप में इसको क्या करते हैं, छोटे रूप में लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब इसका छोटा रूप लिखना होता है। तो जैसे मान लीजिए हम कुमारी, हम यहाँ पे लिखते हैं कुमारी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सी कुमारी, सीता कुमारी, कुमारी। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको संक्षेप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सीता, और यहाँ पर कुमारी न लिखकर कु लिखकर लाघव चिन्ह, तो इसका मतलब हो गया सीता कुमारी, ठीक है। तो किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को लाघव चिन्ह तो एकदम अच्छी तरह से, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम पूरा क्लियर होगा, क्योंकि लाघव चिन्ह मैं एकदम उम्मीद करती हूँ कि 100% बच्चों को ये लाघव चिन्ह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्लास, आज का क्लास खत्म होता है। विराम चिन्ह, विराम जो चिन्ह है, यहाँ पर 12 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पर विराम चिन्ह हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द विचार के बारे में समझेंगे, तो वहां पर हमारा क्या होगा, दूसरा टॉपिक शुरू होगा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो, ये वाला जो वीडियो जो मैं पढ़ाई हूँ, ये आज का जो क्लास है, तो ये आज का क्लास अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए, सभी को धन्यवाद।